ठीक है, तो म्यू के बारे में हमने बात की थी। ये जो था ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। जब आप इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो जिस वेलोसिटी से मूव करेगा दैट इज बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये जो वेलोसिटी होती थी हमारे पास ये एवरेज होती थी। ई जो होता था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, ई जो होता था हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। और म्यू जो होता है वो होता है मोबिलिटी। म्यू जो होता था वो होता था हमारे पास मोबिलिटी। अब बेसिकली मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मोबिलिटी का मतलब होता है कि कितने ईज के साथ जो इलेक्ट्रॉन है, कितने ईज के साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर पा रहा है सॉलिड के अंदर, कितने ईज के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहा है किसी भी गिवन सॉलिड के अंदर। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपके पास ना यहाँ पे एटम्स हैं, ठीक है। एक फर्स्ट केस हमारे पास ये हो गया केस वन, ठीक है। और ये इस तरीके से और दूसरा केस हो गया मेरे पास ये एटम्स है, सपोज करो दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है, दोनों जो वॉल्यूम्स हैं वो सेम है, ठीक है। अब क्या होगा जब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ पे इस केस में जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसके अंदर कोलिजन के जो चांसेस होंगे, इसके अंदर कोलिजन के जो चांसेस होंगे वो कंपैरेटिवली कम होंगे। कोलिजन के जो चांसेस होंगे कंपैरेटिवली कम होंगे क्योंकि जो डिस्टेंस है इन दो एटम्स के बीच में क्या है वो काफी ज्यादा है। और इन दो एटम्स के बीच में जो मेरे को डिस्टेंस नजर आ रहा है वो डिस्टेंस जो है वो काफी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे कोलिजन के चांसेस होंगे इस केस में हमारे पास कोलिजन के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, वेरी हाई, ठीक। तो यही है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है बहुत इजीली मूव कर पाएगा। तो इसका मतलब इस ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ मेरा कंडक्टर होगा या मेटल ये सॉलिड है मेरा, इसके अंदर मोबिलिटी जो है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो काफी हाई होगी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो काफी हाई होगा। और इस केस में आपके पास मोबिलिटी इज वेरी लो। इस केस में हमारे पास जो मोबिलिटी होगी काफी कम होगा, ठीक है, क्योंकि पैक्ड है। इसका मतलब क्या होगा, कोलिजन के चांसेस बढ़ेंगे, कोलिजन के चांसेस बढ़ेंगे तो इसका मतलब वेलोसिटी जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है बेसिकली एवरेज काइंड ऑफ वेलोसिटी मिलेगी आपको, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो जब जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे इसका मतलब जैसे सपोज करो इस केस में अगर ये यहां से यहां जाता है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होंगे तो यहां से यहां पहुंचने में इसको जो टाइम लगेगा कंपैरेटिवली कम लगेगा। ईज है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या है, यहां टकराया वापस गया, फिर यहां टकराया फिर वापस गया, फिर टकराया फिर वापस गया, यहां से यहां आने में इसको क्या लग रहा है, टाइम कंपैरेटिवली ज्यादा लग रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं ईज ऑफ, मतलब लाइक ईज ऑफ मूविंग इन अ सॉलिड इज बेसिकली नोन एज मोबिलिटी, ठीक है। जब आप फोर्स लगा रहे हो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और जहां पे आपके कोलिजन्स वगैरह ज्यादा होंगे इसका मतलब वहां पे मोबिलिटी क्या होगी, आपके पास मोबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी, ठीक है। कि वो कितना पैक्ड है उन सब चीजों के ऊपर क्या करेगा, आपकी मोबिलिटी डिपेंड करेगी, ठीक। ये क्लियर है कि मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी क्लियर हुआ सभी को कि मोबिलिटी मतलब क्या होता है? मोबिलिटी इज बेसिकली ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स कितने आराम से मूव कर पा रहे हैं, दैट इज बेसिकली मोबिलिटी, नथिंग एल्स, ठीक है। इसके अलावा मोबिलिटी और कुछ नहीं होती है आपके लिए, ठीक। ओके, यहां तक क्लियर है, यहां तक मोबिलिटी सभी को, मोबिलिटी ओके, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो देखो अब मोबिलिटी हो गई। अब देखो इसके अंदर जब आपने क्या बोलते हैं इस मेट सॉलिड के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ पे मूव कर रहा था जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, कुछ करंट मिलेगा, इसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, कुछ करंट मिलेगा, ठीक है। अब वो जो करंट होगा इस तरह का जो हमारा करंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जो मूवमेंट हुआ उसकी वजह से आपको जो जनरेशन होगा वो किसका होगा, मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी वजह से आपको करंट मिलता है। तो ये जो करंट होगा हमारा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जनरेट करेंगे इसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट, सिंपल ड्रिफ्ट करंट। अब देखो हमारा जो ड्रिफ्ट करंट होगा वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो जे ड्रिफ्ट है, आपका जो जे ड्रिफ्ट है वो प्रोपोर्शनल होगा, एक तो जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जे बेसिकली क्या है, करंट पर यूनिट एरिया,
ठीक है, करंट डेंसिटी निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। तो हमारा जो ये ड्रिफ्ट होगा दैट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू वीडी। ठीक है, वीडी इज बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, जो हमारा जे ड्रिफ्ट होगा दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसके अलावा हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी कंसंट्रेशन कितनी है, इनकी कंसंट्रेशन मतलब लाइक कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 10 है, 15 है, 100 है, 50 है। सपोज करो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे 100 थे, तो 100 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय चार्ज अक्रॉस 1.6 × 10⁻⁻⁹ S19, ये होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ जो चार्ज जो फ्लो कर रहा होगा। तो हमारा जो ये ड्रिफ्ट होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है दैट इज बेसिकली इक्वल टू n.q.vd। n जो है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज बेसिकली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तभी तो एग्जैक्ट पता लगेगा मेरे को कि टोटल चार्ज कितना। और ये क्या है हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज बेसिकली योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसको आप निकाल सकते थे I इज इक्वल टू जो हमारे पास होता था I इज इक्वल टू dq/dt का यूज करके भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, या फिर कई जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा J इज इक्वल टू सिग्मा E भी होता है। जब आप लोग क्या बोलते हैं EMFT पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता है कि J की वैल्यू जो होती है वो सिग्मा E के बराबर भी होती है। ठीक, अब ये मुझको पता लग गया कि J ड्रिफ्ट इज इक्वल टू NQ/VD। अब देखो यहां से अगर हम देखते हैं J ड्रिफ्ट, और अभी हमने देखा था कि VD की वैल्यू जो थी वो क्या होती थी, म्यू टाइम्स E। अगर मैं इस इक्वेशन A को इस इक्वेशन B के साथ कंपेयर करूंगा, इस इक्वेशन A को इस इक्वेशन B के साथ कंपेयर करूंगा तो मुझको पता लगेगा कि सिग्मा की जो वैल्यू होगी या कंडक्टिविटी जो होती है NQ/μN, कि कंडक्टिविटी जो किसी सॉलिड के अंदर होगी वो डिपेंड किस पे करेगी, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, और μN क्या है हमारे पास, मोबिलिटी। कंडक्टिविटी आप कैसे निकाल पाओगे कि भैया चार्ज कैरियर्स कितने, उसके अंदर जितने ज्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे उतनी ही ज्यादा आपका क्या होगा, कंडक्टिविटी हाई रहेगी। और μN क्या है आपके पास, मोबिलिटी। अब देखो जितना ईज के साथ आप मूव कर पाओगे इसका मतलब क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उतना ही जल्दी पहुंच पाओगे, क्योंकि करंट क्या होता था हमारे पास dq/dt, और करंट ज्यादा इसका मतलब क्या है कि कंडक्टिविटी जो है सिस्टम की बहुत अच्छी है। तो जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी उतना ही आपका क्या होगा, कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी हमारे पास। ठीक है, तो यहां से हमको पता लगा अभी तक जो हमने इसके अंदर देखा, तो हमारे पास दो तीन चीजें निकल के आई कि एक तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वो प्रोपोर्शनल थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसकी वजह से आपको निकला Vd इज इक्वल टू म्यू ई। उसके बाद आपने देखा कि जो जे ड्रिफ्ट होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू Vd, एंड जे ड्रिफ्ट इज इक्वल टू, जो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स NQ इंटू Vd। उसके बाद यहां से आपको पता लगा कि जे ड्रिफ्ट जो होगा दैट इज इक्वल टू NQ/μN डॉट E, और दूसरा होता था J जो है आपके पास करंट डेंसिटी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा डॉट E। तो यहां से आपको पता लगा कि कंडक्टिविटी जो होगी दैट इज इक्वल टू NQ/μ, या N जरूरी नहीं है, N तो बस बेसिकली इलेक्ट्रॉन के लिए, तो N है तो N लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ओके। तो यहां पे किसी कोई परेशानी, यहां पे किसी को कोई दिक्कत, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक किसी को कोई दिक्कत, फॉर्मूले हैं ड्राइव कर दिए, कोई टफ नहीं है, सिंपल है। ओके, ठीक है। जब अपने को ये पता लग गया, तो देखो अब हमारे पास सपोज करो एक इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर है, सपोज करो मेरे पास एक इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। जब मैं इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूंगा तो इसके अंदर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम अब हमेशा जब भी हम बात करेंगे ना, अगर जनरली मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब हम लोग हमेशा 300 केल्विन या फिर रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, हमेशा हम लोग 300 केल्विन या फिर रूम टेम्परेचर की बात करेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और होल्स भी होंगे। तो इसका मतलब जो मेरी टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी जो होगी वो किस वजह से होगी, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होगी, J ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस J ऑफ होल्स।
और अभी हमने देखा था कि जो हमारे पास J होता है दैट इज इक्वल टू सिग्मा E हो सकता है, या फिर J इज इक्वल टू N Q म्यू N डॉट E। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज इनटू इलेक्ट्रॉन्स इनटू मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस जब होल्स के लिए निकालेंगे हम लोग दैट इज P नंबर ऑफ होल्स डॉट चार्ज ऑन दैट होल, वो सेम रहता है, बस पॉजिटिव में आ जाता है हमारे पास। अब इसको हमने N से शो कर दिया, इसको हम क्या कर देंगे म्यू P से शो कर देंगे और डॉट E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके अंदर क्या है, दोनों ही टाइम में सेम लग रही है आपके पास, तो दैट इज इक्वल टू N Q म्यू N प्लस P Q म्यू P डॉट E। तो देखो इंट्रिंसिक जे ड्रिफ्ट जो होगा, जे ड्रिफ्ट ऑफ इंट्रिंसिक दैट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होगा उसकी कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड करेगी और होल्स पे भी डिपेंड करेगी। सो दैट इज इक्वल टू N Q म्यू N प्लस P Q म्यू P। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बताओ। होल्स की वजह से जो करंट डेंसिटी है हाँ जी, उसकी सिग्निफिकेंस क्या होगा, मतलब वो थोड़ा मैं विजुलाइज नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझा। सर जो करंट डेंसिटी है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? करंट डेंसिटी है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? हाँ जी सर। ओके कि अगर सपोज करो मैं कहीं पे भी एक वोल्टेज अप्लाई करता हूं, कहीं किसी भी सिस्टम के अंदर एक वोल्टेज अप्लाई करता हूं, तो उसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, दैट वाज बेसिकली करंट डेंसिटी। और करंट J इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता था, I अपॉन A। यही तो है हमारे पास, J जो होता है हमारे हमेशा I अपॉन A के बराबर होता है। तो बेसिकली करंट डेंसिटी का यूज करके आप किसके टर्म से बात कर रहे हो, केवल करंट के टर्म से बात कर रहे हो कि जो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जब आप एक वोल्टेज अप्लाई करोगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब क्या है, आपने एक वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, जब एक वोल्टेज अप्लाई करोगे उसकी वजह से सिस्टम में करंट कितना फ्लो करेगा। अब देखो करंट किस वजह से फ्लो करता है, चार्ज कैरियर्स की वजह से, चार्ज कैरियर्स की वजह से। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन को भी चार्ज मान रहे हैं और होल्स को भी एक टाइप का कैरियर मतलब चार्ज कैरियर्स मान रहे हैं, और होल्स को भी एक काइंड ऑफ चार्ज कैरियर्स कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो करंट होगा उसके अंदर दोनों लोग खेल रहे होंगे, उसके अंदर दोनों लोग खेल रहे होंगे। इसका मतलब क्या हो, देखो इसको समझने की कोशिश करना। लाइक सपोज करो ये है हमारे पास, ओके इसको मैं यहां बनाता हूं। ठीक है, सिलिकन 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 सिलिकन। ठीक है, ये भी सिलिकन, सिलिकन, ओके कुछ इस टाइप से है। ओके ये है हमारे पास। अब देखो सपोज करो हमारा ना मतलब लाइक अब मेरे पास कुछ बॉन्ड ब्रेक मतलब इसको मैं लेके चल रहा हूँ 300 केल्विन पे। इसका मतलब मेरे पास सपोज करो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब मेरे कोई दो बॉन्ड जो है वो टूटे हुए हैं। मेरे को एक्जैक्टली नहीं पता बट मेरे कोई दो बॉन्ड टूटे हुए, तो मैं मान लेता हूँ कि सपोज करो मेरे पास एक वैकेंसी यहाँ पे है और एक वैकेंसी मेरे पास सपोज करो यहाँ पे है। ओके अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक वोल्टेज लगा दी, इसका मतलब यहाँ पे मैंने लगा दिया पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे मैंने लगा दिया एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब इस तरीके से ये लगा दिया है। ठीक है, तो देखो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरफ मूव करेंगे बड़े आराम से। जब ये फोर्स मिलेगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां मूव कर जाएगा। ये देखो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर गया तो देखो इसके अंदर से यहां से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स अंदर आए होंगे, यहां से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जो है अंदर आए होंगे। जब ये कुछ इलेक्ट्रॉन जब यहां पे अंदर आए होंगे, ठीक है ये इलेक्ट्रॉन अंदर आए, अब इसमें जैसे ये इलेक्ट्रॉन अंदर आया तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है। ठीक है, तो बेसिक क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे हर सिस्टम क्या करता है अपने आप को न्यूट्रल रखने की कोशिश करता है, ये इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसका मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। ठीक है, अब आपके पास दो फ्री थे, इसका मतलब यहां से दो इलेक्ट्रॉन घुस गए क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा था ना, और दो यहां से एक तरह से निकल गए। हर बार ऐसे ही होता रहेगा कि दो जनरेट होंगे, दो बाहर निकलते जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मूवमेंट हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मूवमेंट हो गया जो कि विजिबल है। अब देखो ये जो था हमारे पास सपोज करो ये है होल है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, हमेशा इस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं।
अब देखो सपोज करो हमारे पास ये जो था, हमारे पास ये होल था, ठीक है, यहां पे आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर सकता है, ठीक है। एक तो देखो दूसरी चीज, एक तो चीज ये है कि यहाँ पे आपने क्या लगा रखा है, एक पॉजिटिव टर्मिनल लगा रखा है, फोर्स इस तरफ है। अब ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर सकता है बड़े आराम से। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एम्प्टी शेल बन जाएगा। मानते हो इस चीज को, ये जो होल है ये इस तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। इसी हिसाब से ये जो होल है यहाँ आ सकता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ मूव कर गया। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर गया, यहाँ पे होल क्रिएट होगा। इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो कि यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, एक इस होल को आप यहाँ से यहाँ पहुंचा सकते हो। उसके बाद सपोज करो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, इसके अंदर बैठ गया, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आया, ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा सिस्टम का, नेगेटिव। और उसको न्यूट्रल करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को किसी ना किसी बॉन्ड से निकालना पड़ेगा। तो इसका अंदर सपोज करो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन निकल गया और यहाँ पे दोबारा क्या हो गया, आपके पास एक होल जनरेट हो गया। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और यहाँ पे आपका दोबारा से होल बन गया। अब देखो इसके अंदर देखना, जो मूवमेंट था, जो यहाँ पे मूवमेंट था, वो तो इलेक्ट्रॉन का ही चल रहा है। जो यहां से यहां मूव कर रहे थे वो इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, लेकिन जो एम्प्टी स्पेस था वो क्या कर रहा था, उसके अपोजिट तरफ मूव कर रहा था। इसका मतलब जो एम्प्टी स्पेसेस थी वैलेंस बैंड के अंदर, एम्प्टी स्पेसेस जो थी, एम्प्टी स्पेसेस जो थी वैलेंस बैंड के अंदर, वो भी क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी जो कंडक्टिविटी है वैलेंस बैंड की वजह से जो थोड़ा बहुत कंडक्शन हो रहा है, उसको भी मुझको कंसिडर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन थे तो इसका मतलब वैलेंस बैंड के अंदर, वैलेंस बैंड के अंदर आपके पास क्या बोलते हैं, हाँ, अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन थे तो बेसिकली दो ही होल्स होंगे। और वो जो दो होल्स हैं उनका जो मूवमेंट है वो कहां पे है, अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि होल्स यहां पे जाएंगे। डेफिनेट सी बात है, इलेक्ट्रॉन आपका यहां पे आ रहा है, अब यहां से ये बेसिकली बाहर निकल जाएगा, यहां पे दोबारा से आपके पास होल क्रिएट हो जाएगा। तो होल इस तरफ गया, तो देखो जो ये होल्स की वजह से भी तो कुछ ना कुछ आपका करंट फ्लो किया कि नहीं किया। जिसने पूछा था समझ में आया यार आपको सर, यस सर। क्लियर है यस या सर। फिर जबरदस्ती कर रहे हो। नहीं सर, आ गया, समझ आ गया। पक्का ना, क्योंकि अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी मूव करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वैलेंस बैंड के अंदर है वो भी मूव करेंगे। बट वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, वो भी देखो सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सबका सेम डायरेक्शन के अंदर है। होल्स उसके अपोजिट, मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि होल्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, बट जो फ्लो करता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही करता है, होल्स मूव यस नहीं करते। मतलब बेसिकली वैलेंस बैंड में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसको हम बोल देते हैं होल्स, ठीक है। तो ये जो हमारी ठीक है। कंडक्टिविटी है ये दोनों वजह से आएगी, आपके पास इलेक्ट्रॉन की वजह से भी आएगी और होल्स की वजह से भी आएगी। तो जब हम इंट्रिंसिक की बात करेंगे, इंट्रिंसिक क्या, इवन तो जब हम एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे तो भी चीजें वैसी ही रहेंगी। अब इसमें होगा क्या, जब एक्सट्रिंसिक की बात करो, सपोज करो आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक। तो हमने देखा कि जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज इक्वल टू एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी। दिस इज मोबिलिटी ऑफ होल्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वजह से और ये है हमारे पास होल्स की वजह से। अब मेरे को पता है कंडक्टिविटी जो है एन टाइप के अंदर, उसमें एन की जो वैल्यू होती थी वो मेजॉरिटी गैजेस के बराबर होती थी, दैट इज इक्वल टू एन डी डॉट क्यू डॉट म्यू एन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो वैल्यू होती थी ये होती थी एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन डी डॉट क्यू डॉट म्यू पी। अब देखो एग्जैक्ट, जब देखो आप इसको देखोगे तो ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी इसके कंपैरेटिव में बहुत लो होती है, इसलिए हम लोग लिख देते हैं सिग्मा एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन डी डॉट क्यू डॉट म्यू। ठीक है, ये वाली चीज जो होती है एन टाइप के अंदर काम नहीं करेगी, और पी टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो कंडक्टिविटी होती है वो पिक्चर में नहीं आती है। ऐसा नहीं कि होती नहीं है, होती है, बट जो उसका इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है। और हम जो इफेक्ट्स पढ़ते हैं मोस्टली क्या करते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स को डील कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को ये वाली कहानी, एन टाइप सेमीकंडक्टर। यस सर। पक्का सभी लोग, बाकी सब। तो ये हो गया हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। उसके अंदर हम क्या मानेंगे, होल्स की जो कंडक्टिविटी है, होल्स की वजह से जो कंडक्टिविटी है उसको हमने अप्रोक्सीमेटली जीरो मान लिया। वैसे ही फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर दैट इज इक्वल टू एन ए डॉट क्यू डॉट म्यू पी, यहां पे इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम लोग जीरो कंसिडर कर लेंगे, सिंपल। ओके, ठीक है, ये क्लियर है हमको, सिग्मा एन सिग्मा पी एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। अच्छा, जो हमारा एक मटेरियल, सपोज करो हमारे पास एक ही मटेरियल है,
ठीक है, और उसमें ये कहा जाता है, उसमें आपको ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू होल मोबिलिटी, एज कंपेयर टू होल मोबिलिटी। तो इसका रीजन क्या होता है? रीजन, ठीक है, इसका रीजन क्या होगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू होल मोबिलिटी? कोई भी बता दे, कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है? क्वेश्चन समझ में आया ना सभी को? कि जो हम वो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो होती है कंपैरेटिवली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू होल मोबिलिटी, अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स का डिफरेंस होता है दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेटली, या 2 का लगा लो, ठीक है। तो कोई बता पाएगा कि कैसे होता है ये? कोई भी? क्या हो गया, क्लास बोरिंग हो गई है या फिर तुम लोगों को मजा नहीं आ रहा है, या जबरदस्ती बैठे हुए हो आज? क्या हो गया? सर उनके वो वेट मास की वजह से शायद। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर। अगर मास किसी का ज्यादा होगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैम ने लिखा था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर, अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा हमारे पास तो उसकी वेलोसिटी जो है कम हो जाएगी, कम हो जाएगी मतलब मोबिलिटी भी क्या होगी, कंपैरेटिवली कम होगी। बट मोबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। तो जो मास होता है ना वो, और वो मास भी नहीं होता, वो होता है बेसिकली इफेक्टिव मास, इफेक्टिव मास, इफेक्टिव मास ऑफ होल्स आर मोर देन, holes are more than effective mass of electron, generally effective mass of, तो ये तो नहीं होता था। सर आप कुछ कह रहे थे? कोई तो था मतलब मेरे साथ अभी ऑडियो पे। यही कह रहा था, हम्म यही कह रहा था सर मैं भी। इफेक्टिव मास की वजह से होती होगी उसकी, क्योंकि मास उसका ज्यादा हो गया होल का, तो वो थोड़ा स्लो होता होगा उससे। ओके, और इफेक्टिव मास क्या होता है? सर हम्म ये मतलब अच्छा चलो, सपोज करो आपसे पूछा जाए इफेक्टिव मास कैन बी ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी जीरो, डी none of these, and E all of the, oh sorry, A B and C। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके अंदर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इफेक्टिव मास के केस में? कोई भी, कोई भी? ए, इफेक्टिव मास इज पॉजिटिव, ओके। ए डी आई थिंक, डी नन ऑफ दीज, ओके। ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा ना जीरो होगा, तो फिर क्या होगा भाई? आई मीन सी, ओके जीरो होगा। अगर इफेक्टिव मास जीरो हो गया तो फिर तो फंडा ही खत्म हो गया हमारे पास। उल्टा मैंने यहाँ तो लिख रखा है कि इफेक्टिव मास ऑफ होल्स आर मोर देन इफेक्टिव मास ऑफ जीरो। अगर दोनों वैल्यू जीरो हो गई हमारे पास तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होते हैं, मे बी। अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, ओके। ओके, चलो देखो, एक तो देखते हैं कि इफेक्टिव मास क्या होता है। कोई बताएगा मेरे को इफेक्टिव मास क्या होता है? ए पॉजिटिव, ओके। इफेक्टिव मास के बारे में कोई आइडिया है किसी को कि इफेक्टिव मास क्या होता है? इफेक्टिव मास के बारे में कोई आइडिया है किसी को कि इफेक्टिव मास क्या होता है? कोई भी? इफेक्टिव मास नॉर्मल मास की तरह होता है या फिर कुछ और होता है? सर नॉर्मल मास की तरह तो नहीं होता, ओके, मतलब फोर्स से लेना देना होता है शायद। ओके, नॉर्मल तो नहीं होगा, ओके, ठीक है पर सर। मतलब जब किस पे फोर्स एक्ट करे तो। ओके, चलो देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करता हूँ, एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करता हूँ। लाइक सपोज करो,
ओके 100 मीटर रेस है, 100 मीटर रेस है, ठीक है। और ये फिनिश लाइन है हमारे पास, ये फिनिश लाइन है, ठीक है, फिनिश लाइन है, ये भी फिनिश लाइन है आपके पास 100 मीटर, ठीक है। ये है हुसैन बोल्ट, हुसैन बोल्ट, और ये यमन है, क्योंकि मैं इसी के साथ शायद बात कर रहा था। ओके, अब दोनों में रेस होती है, तो कौन जीतेगा? हु विल विन दिस पर्टिकुलर रेस? ये जो रेस होगी कौन जीतने वाला है? कोई भी? हुसैन से यू लिख दोगे और फिर हाँ बोल्ट, बोल्ट जीतेगा डेफिनेटली। सर सॉरी टू से हुसैन, मतलब हुसैन बोल्ट, सर सॉरी टू से हुसैन, ठीक, कहने क्या चाहते हैं? बोल्ट ही जीतेगा, ठीक है, हाँ बोल्ट ही जीतेगा, ठीक। लेकिन ये हमारा स्टूडेंट और क्लास मेरी है, तो जीतना किसको चाहिए? इन भाई साहब को। तो अब हम क्या करते हैं, जब हम रेस लगाएंगे, जब हम रेस लगाएंगे तो हम क्या करते हैं, बोल्ट ही जीतेगा ये मन को, ओके। तो जब हम रेस लगाते हैं, जब हम रेस लगाएंगे तो हम क्या करते हैं, ये जो हुसैन बोल्ट जी हैं, इनके उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे गड्ढा कर देते हैं इसमें, ठीक है, और उसमें बहुत सारा मड डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक इस तरीके से दीवार लगा देते हैं जिसपे इसको कूद के जाना है, और गड्ढे, ठीक, इस तरीके से। अब क्या हुआ, अगर अब इसको देखा जाएगा, अगर अब इसको देखा जाएगा तो अब कौन जीतने वाला है इसके अंदर? अब कौन जीतने वाला है? अब तो यमन जीतेगा, चांसेस हैं, मतलब है, जीतना चाहिए उसको। अभी भी नहीं जीता तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि यमन इसमें जीत सकता है, लेकिन क्या होगा कि जो स्पेक्टर्स हैं, मतलब जो लोग बैठे हुए हैं, वो जब इसको देखेंगे तो कहेंगे यार चीटिंग हो रही है। वो जो होंगे वो लोग बोलेंगे कि यार यहाँ पे ना क्या हो रहा है, चीटिंग हो रही है बहुत गजब तरीके से। तो वो लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, ये जो पूरा का पूरा चीजें हैं कि मतलब लाइक ऐसे दीवार थी, यहाँ पे जो खाई थी, इन सब चीजों के अंदर, इन सब चीजों का क्या करते हैं, एक मास निकालते हैं कि ओवरऑल अगर इसके ऊपर मैं कितना मास रखूंगा, इसके ऊपर मैं कितना मास रखूंगा कि मेरी जो ओवरऑल वैल्यू है, मेरी ओवरऑल जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, कि ये जो चीज है, इसका मतलब अब नया जो ग्राउंड होगा ना वो कुछ इस टाइप का होगा, नया जो ग्राउंड होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, ये है, ठीक है। और ये हमारे यमन जी थे, ठीक। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसके पैरों में ऐसा ऐसा बहुत सारा आयरन डाल दिया। अब वो तो उसने अपनी मर्जी से डाला होगा, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस टाइम अपनी क्लास है, जैसे भारत में गवर्नमेंट है इंडिया की, सॉरी बीजेपी की, तो कुछ भी चल रहा है वैसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे डाल दिया गया, ठीक। अब ये जो है ये इस तरीके से डाला गया कि मतलब लाइक रोड जो है वो तो बिल्कुल प्लेन है, लेकिन ये वाला जो रोड है ये भी प्लेन है। तो जब भागेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा मास डाला गया है, इसकी वजह से इसका जो ओवरऑल मास हो गया वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो इसी को बोलेंगे इफेक्टिव मास, इसी को, जो ये नया चेंज हो गया है इसी को बोलेंगे इफेक्टिव मास। एक तरीका तो ये हो सकता है, अब देखो इस केस में आपका जो मास था, ओवरऑल जो मास था वो इंक्रीज कर गया है, वो क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है। लेकिन सपोज करो अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है, उसाइन बोल्ट नहीं मानता ऐसे आयरन पहनने के लिए, तो हम क्या कर सकते थे, हम क्या कर सकते थे, ये सेम 100 मीटर रेस थी, ठीक है, और ये था, ठीक है। अब हमने क्या किया, वो सबवे सर्फ के अंदर नहीं आता था पीछे जो इस तरीके से कुछ देता था, ये इसके साथ लगा दिया गया 100 मीटर, ठीक है, यमन और बोल्ट। अब क्या हुआ, जब ये इसके पीछे लगा दिया गया तो इसकी स्पीड क्या हो गई, कंपैरेटिवली इंक्रीज कर गई। तो इस केस में इनका जो इफेक्टिव मास था वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव मास जो होगा वो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली रिड्यूस कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। तो इफेक्टिव मास कैन बी पॉजिटिव, इफेक्टिव मास कैन बी नेगेटिव। तो इफेक्टिव मास जो था आपका वो पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, डिपेंड करेगा क्या कहानी है। तो अब देखो होता क्या है कि हर सिस्टम के अंदर, हर सिस्टम के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है, उसके बाद इम्प्योरिटीज भी हैं, उनसे भी टकराता है। तो हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे नहीं लेते कि भाई इसका इंडिविजुअल मास क्या होता है, वो तो 9.1 इन 10⁻³ kg है। हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, पूरी हर्डल्स को हटा देते हैं, उसकी जो ओवरऑल वैल्यू होती है वो इसके ऊपर पुट कर देते हैं, ठीक है, वो इसके ऊपर पुट कर देते हैं, दैट इज नोन एज इफेक्टिव मास। कि आपके पास जितनी भी चीजें हैं उन सबका एक इंडिविजुअली आप मास निकालते हो, वो उसके ऊपर पुट कर देते हो। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बेसिकली कंपैरिजन कर रहे थे। इफेक्टिव मास हमेशा हम किस हिसाब से निकाल रहे हो, कंपेयर करके निकाल रहे हो, ठीक है। इफेक्टिव मास क्लियर हो गया सभी को, मतलब लाइक एक जनरल आइडिया इफेक्टिव मास क्या होता है। यस सर।
ओके, बाकी सब लोग ठीक है, इफेक्टिव मास क्लियर है। ठीक, अभी क्या कहानी थी हमारे पास, वही कहानी थी मोबिलिटी वाली के, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, म्यू एन इज ग्रेटर देन म्यू पी। ठीक है, एक तो हो गया इफेक्टिव मास, ठीक है, इफेक्टिव मास वाली कहानी होगी। लेकिन इफेक्टिव मास को ना, इफेक्टिव मास अभी हमने बताया था कि वो जो डिपेंड करता है वो हर सिस्टम के अंदर करता है। तो म्यू एन और म्यू पी के अंदर कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, देयर चांसेस, देयर सम एटम जहां पे ये उल्टा भी हो जाता है। ठीक है, तो अब वो वाला केस तो हमारे पास हट गया, मतलब ये जो है इफेक्टिव मास ये हर जगह वैलिड एज इट इज नहीं रहेगा, यूनिवर्सल नहीं है। तो इसके अलावा अगर आपको बताना पड़े कि जो मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो ज्यादा होती है, मतलब लाइक इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी मूव करेगा एज कंपेयर टू होल्स, तो कोई और किसी तरीके से बता सकता है इसके अलावा? कोई भी इसके अलावा बता सकता है कि मतलब लाइक हम मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मोबिलिटी ऑफ होल्स, सॉरी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। हाँ सही है, कोई भी? अरे भाई इतना सन्नाटा क्यों है सर? डोपिंग डिफर होगा यार, सेम सब, जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये किसमें है, सेम मटेरियल के अंदर है। जब मैं बात कर रहा हूं तो ये किसके अंदर है, सेम मटेरियल के अंदर है, तो डोपिंग का तो कोई फंडा ही नहीं आएगा इसके अंदर। कोई भी मतलब लाइक एग्जांपल के साथ भी बता सकता है, अभी तक हमने जो पढ़ा उसकी बेसिस पे या जैसे तुमको लगता है। क्योंकि देखो जो कंसेप्ट है ना जो थोड़े बहुत गलत होंगे, जब तुम बात करोगे, जब तुम बताओगे कि हाँ यार मैंने बताया था गलत था, एग्जाम में फिर वो याद आ जाएगा। वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये इंटरव्यूज में आएगा तुम्हारे पास बेसिकली। इस तरह की चीजें जो होती है वो बेसिकली इंटरव्यूज में डील करते हो आप लोग, बट कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। सर एक बार ये क्वेश्चन रिपीट करना दोबारा। इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है, मतलब जैसे एक इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है इसके अंदर, और आपका होल मूव कर रहा है इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो कंपैरेटिवली फास्ट करता है एज कंपेयर टू जो होल्स होते हैं, उनका जो मूवमेंट होता है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है। इफेक्टिव मास के अलावा क्या रीजन होता है, क्योंकि इफेक्टिव मास जो है हमारा यूनिवर्सल नहीं है। कोई भी? ओके, चलो देखते हैं इसको। अभी क्या हुआ, एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करो, एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। ये आपका है कंडक्शन बैंड, ये आपका है कंडक्शन बैंड। ओके, कंडक्शन बैंड, दिस इज योर वैलेंस बैंड। ओके ओके, सपोज करो कंडक्शन बैंड में भी आपके पास 100 एनर्जी स्टेट्स हैं, 100 एनर्जी स्टेट्स हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, इसमें 100 एनर्जी स्टेट्स हैं, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, 100 एनर्जी स्टेट्स हैं। यहाँ पे भी आपके पास क्या, 100 एनर्जी स्टेट्स हैं। ओके, अब देखो अगर वैलेंस बैंड के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन की, एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन की, तो हमारे पास क्या था, 100 एनर्जी स्टेट्स था। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वैलेंस बैंड के अंदर? अगर वैलेंस बैंड में 100 एनर्जी स्टेट्स हैं तो एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हमारे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हमारे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड 100 डेफिनेटली, ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 100 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे 100 एनर्जी स्टेट थी, यहाँ पे आपके पास 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं टी इज इक्वल टू 300 केल्विन की। हम सपोज करते हैं कि कुछ बॉन्ड्स जो है आपके टूट गए और वो चले गए, मतलब सपोज करो आपके ना 10 इलेक्ट्रॉन जो है, 10 बॉन्ड टूटे और 10 इलेक्ट्रॉन जो थे वो ऊपर चले गए। ठीक है, तो ये आपका वैलेंस बैंड, ये आपका कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड में एनर्जी स्टेट्स पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, 100 एनर्जी स्टेट्स, 100 एनर्जी स्टेट्स। अब यहां पे आपके पास है 90 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे आपके पास है बेसिकली 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 100 एनर्जी स्टेट्स हैं, यहाँ पे भी आपके पास 100 एनर्जी स्टेट्स हैं, लेकिन आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, बेसिकली 90 है। तो देखो अगर एनर्जी स्टेट्स को, अगर आप एनर्जी स्टेट्स को हाईवे के ऊपर लेन समझ के देखोगे, हाईवे के ऊपर लेन समझ के देखोगे, लेन
एक 1 लेन 2 लेन मतलब 3 लेन उस तरीके से 100 लेन्स हैं आपके पास, ठीक है 100 लेन्स हैं और उसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है केवल 10 इलेक्ट्रॉन्स का, 10 इलेक्ट्रॉन्स का। वैलेंस बैंड के केस में आपके पास क्या हो रहा है, वैलेंस बैंड के केस में आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास 100 लेन है, 100 लेन है और आपके पास 90 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 90 इलेक्ट्रॉन्स हैं। किस केस के अंदर जो मूवमेंट होगा वो जो होगा वो ज्यादा तेज होगा, किस केस के अंदर जो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो मतलब लाइक ऐसा है कि बिना रिस्ट्रिक्शन के और बड़े आराम से मतलब जा सकता है हमारे पास, डेफिनेटली कंडक्शन बैंड के अंदर, क्योंकि हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे टकराने की चांसेस बहुत कम है, पी के चलाएंगे तो भी नहीं टकरा सकते लोग, कितने ही हाई रहेंगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। टकराने के चांसेस मतलब लाइक आपस में कोलिजन के चांसेस जो होंगे कंपैरेटिवली कम है। इस केसेस में क्या है आपके पास कि 100 लेन्स है 90, तो इसका मतलब क्या है कंप्लीटली पैक्ड है, आप एक से दूसरे में जाओगे तो क्या होगा कोलिजन के चांसेस क्या होंगे कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे, तो इसीलिए आपकी जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी जो आपकी होती है वो हाई होती है, मोबिलिटी जो आपकी होती है वो हाई होती है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू होल्स, क्योंकि होल्स का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट है किसके अंदर, वैलेंस बैंड के अंदर, वैलेंस बैंड के अंदर, ठीक। ये क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? ओके ओके। अब आते हैं हम लोग अपने नए टॉपिक पे, ठीक है, एक अलग टॉपिक है हमारे पास, दैट वाज बेसिकली नोन एज डिफ्यूजन, दैट इज बेसिकली नोन एज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, ठीक है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन एक नेचुरल प्रोसेस है, डिफ्यूजन जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर आप हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हो, जहां पे आप हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हो, जैसे कि हमारे कॉलेज के अंदर जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है वो हमेशा सीएससी डिपार्टमेंट की तरफ मूव करता है, नेचुरल प्रोसेस है, ठीक। तो वैसे ही कि आप क्या करते हो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हो, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती का जो धुआं होता है वो क्या कर रहा होता है बेसिकली एयर के अंदर डिफ्यूज कर रहा होता है, एयर के अंदर क्या कर रहा होता है बेसिकली डिफ्यूज कर रहा होता है। तो जहां पे भी आपके पास हायर कंसंट्रेशन होगी, हायर कंसंट्रेशन से आप जब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करोगे उसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, उसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक। सर मैं सीएससी से कैसे, मैकेनिकल से सीएससी से कैसे, ओके कोई नहीं, अभी पोगो देखो थोड़े दिन बाद पता लगेगा कि कैसे जाते हैं हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर से सीएससी की तरफ, ठीक है कोई नहीं। चलो ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या हो गया हमारे पास कि आपके पास कहीं पे भी हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन से जब भी आप लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करोगे तो दैट इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है, दैट इज बेसिकली नोन एज डिफ्यूजन। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, अच्छा एक बात बताओ, जब तुम लोग क्या बोलते हैं लाइक ऐसे ना अपने घर में कैलेंडर होता है, घर में कैलेंडर होता है और ये कैलेंडर इस तरह से आपने लगा रखा होता है, सपोज करो ये दीवार है इस पे आपने इस तरीके से कैलेंडर लगा रखा है और यहाँ पे फैन है आपके पास, ठीक है, ये जब रोटेट करता है तो ये क्या कर रहा है एयर को नीचे पुश कर रहा है और जो कैलेंडर है वो ऊपर की तरफ जाता है, क्यों, जो समझ में आया कि फैन है, फैन जब मूव करता है तो कैलेंडर जो है उसकी तरफ आता है ना कि नीचे की तरफ जाता है, क्यों, वाई, कोई भी कन्वेक्शन ऑफ एयर, ओके क्या होता है ये, गर्म हवा ठंडी हवा या कुछ और, प्रेशर ऊपर की तरफ लगता है हवा नीचे आने पर, प्रेशर ऊपर की तरफ लगता है हवा, एयर सर्कुलेशन,
SC सर एयर कैलेंडर के नीचे जाती है बट एक्चुअल में एयर वो ऊपर ही की ओर होगी। अरे गुरुदेव, ये फंडा, और सपोज करो आप यहाँ पे खड़े हुए हो और यहाँ से ना एक ट्रेन जा रही है आपके पास। यहाँ से जब एक ट्रेन जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि आप ना आगे की तरफ, ट्रेन आपको आगे की तरफ खींच रही है। दोनों फिनोमिनाज जो होते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि जब ट्रेन आती है फोर्स के साथ आती है तो क्या करती है, यहाँ से एयर को हटाती है। जब हटाती है तो यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और तुम्हारे पीछे जो एयर का जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। तो क्या होता है, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। दैट इज बेसिकली डिफ्यूजन। और इस केस में भी क्या होता है आपके पास कि जो ये कैलेंडर जो है इसके पीछे भी कुछ ना कुछ एयर होती है, वो जो होती है वहां पे हायर कंसंट्रेशन, और जब फैन चलता है तो वहां पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इसलिए वो ऊपर की तरफ मूव करता है। दोनों ही केसेस में जो रीजन था वो क्या था आपके पास, डिफ्यूजन। दोनों ही केसेस में जो रीजन था वो था डिफ्यूजन। ठीक, पक्का? नहीं तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, जाके देख लेना। तो अभी क्या हुआ हमारे पास, सपोज करो ये था एक सिस्टम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स की, सपोज करो N1 है। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स की वो है N2। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डेफिनेटली क्या करेंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये क्या कोशिश करेगा कि हर तरफ जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। हर तरफ इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। दिस इज पोजीशन 1, दिस इज सपोज करो पोजीशन 2। तो जो यहां से यहां मूव करेगा, ठीक है, ये कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑल्सो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे मूव कर रहे हैं। ठीक, अभी देखो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो करंट आपका जो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव हुए, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन के बीच में डिफरेंस था। देयर इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, देयर इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब कि dN/dx की कुछ वैल्यू मिल रही है आपको। अगर ये नहीं होगा मतलब देयर इज नो चेंज, ये क्या है, N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय X2 माइनस X1, यही होता है। ठीक है, बस हम क्या करते हैं कि हाँ इसके बीच में जो चेंज है वो बहुत छोटा होता है, तब हम उसको डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। तो इसका मतलब कि अगर तुम्हारे पास दो पॉइंट्स के बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा तो आपका करंट जो है वो डिफ्यूजन, या फिर जो आपके इलेक्ट्रॉन है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन मूव नहीं करेंगे। डिफ्यूजन तभी होगा जब आपके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, जब भी आपके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसका मतलब देखो इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब इस केस में क्या बनेगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो हमेशा हमको क्या मिलता है, करंट मिलता है। तो इसका मतलब डिफ्यूजन की वजह से भी आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। जे डिफ्यूजन, जे डिफ्यूजन। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये केवल डिपेंड करेगा आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। ये हमेशा आपका डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है, और चार्ज, डेफिनेट सी बात है चार्ज भी होना चाहिए। और जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो जे डिफ्यूजन जो होगा, जे डिफ्यूजन जो होगा दैट इज बेसिकली इक्वल टू dn डॉट q डॉट dn बाय dx। जे डिफ्यूजन इज इक्वल टू dn डॉट q डॉट dn बाय dx, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ हमारे पास, इसके अंदर दिस इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये तो पता लगा कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से, और ये बताएगा कि उनके ऊपर चार्ज कितना है। चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स। और ये जो है इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन कांस्टेंट। डिफ्यूजन कांस्टेंट, जो डिफ्यूजन कांस्टेंट होता है उसका मतलब, जैसे मोबिलिटी था, मोबिलिटी का मतलब क्या था कि कितने ईज के साथ वो ड्रिफ्ट हो पा रहा है, कितने ईज के साथ वो मूव कर पा रहा है। वैसे ही जो डिफ्यूजन कांस्टेंट है वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन कितना ईज के साथ सिस्टम में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से डिफ्यूज हो पा रहा है, कितने ईज के साथ डिफ्यूज हो पा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होगा कितने ईज के साथ बेसिकली डिफ्यूज हो पा रहा है या फिर मूव कर पा रहा है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। अब देखो इसके अंदर एक चीज जो अपने को ध्यान रखनी है वो ये है कि सपोज करो आपने ये माना है कि ये आपके पास ये था N2, ये था सपोज करो N1, ये हाई कंसंट इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन आपके पास क्या होगा, डेफिनेटली ये होगा, दिस इज I डिफ्यूजन। करंट का डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगा।
तो जब आप जे की बात करोगे, आप जब जे की बात करोगे दैट इज इक्वल टू डी एन डॉट क्यू डॉट डी एन बाय डी एक्स। अब देखो जो जे है यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है आपके पास कि आपने डायरेक्शन क्या माना है। अगर आप करंट का डायरेक्शन ये मानते हो तो दिस हैज टू बी पॉजिटिव, क्योंकि देखो आपकी ये जो वैल्यू आएगी दिस वैल्यू हैज टू बी नेगेटिव। जो आपका ग्रेडियंट होगा ये तो हमेशा नेगेटिव होगा ना। देखो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो dn बाई डी जो होगा हमेशा क्या मिलने वाला है आपको, नेगेटिव मिलना है। तो अगर आपको करंट बनाना है और ये क्यू भी क्या रहेगा आपके पास, नेगेटिव होगा, तो अगर आप ये डायरेक्शन मानते हो तो आपको जो जे मिलने वाला है वो क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। अगर आप जे डिफ्यूजन आई अगर ये डायरेक्शन ले लेते तो आपको ये क्या मिल जाता, नेगेटिव मिल जाता, क्योंकि dn बाई डी तो हमेशा नेगेटिव होगा। बट आप डायरेक्शन क्या लेके चल रहे हो ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी जो डेंसिटी है, करंट डेंसिटी है डिफ्यूजन की, वो क्या मिलेगी, वो क्या मिलेगी। ठीक है जनरली। अब दूसरी कहानी इसमें हो गई कि P के अंदर क्या आता है हमारे पास जनरली। ये सपोज करो दिस इज P2, दिस इज P1, ये यहां से यहां मूव कर रहे हैं। अब देखो करंट का डायरेक्शन जो है आपके पास वो ये होगा, दिस इज आई डिफ्यूजन, आई डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, जे डिफ्यूजन इज इक्वल टू, जे डिफ्यूजन इज इक्वल टू, अगर इसके हिसाब से बात करेंगे तो dn डॉट क्यू डॉट डी एन बाय डी एक्स। अब देखो ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव मिल गई क्योंकि मैंने डायरेक्शन क्या लिया था, ये लिया था। अब इसके अंदर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जो जनरल मेरे पास होगा, तो ये तो dp बाई डी एक्स, ठीक है, एंड दिस इज dp। ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन ये वाली वैल्यू क्या है मेरे पास, पॉजिटिव है। और अगर ये जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स को ही मैं डायरेक्शन ऑफ करंट लेके चलता हूं तो मुझको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, नेगेटिव साइन। समझ में आया कि वहां पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं होता था इलेक्ट्रॉन के केस में, और क्या बोलते हैं होल के केस में हम लोग नेगेटिव साइन क्यों यूज करते हैं। ये क्लियर हुआ कि होल्स के केस में हम लोग नेगेटिव साइन क्यों यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के केस में क्यों नहीं कर रहे थे, सभी को ना। मेन कहानी तो आपके पास जो चार्ज कैरियर्स का डायरेक्शन है उसके हिसाब से कि इलेक्ट्रॉन थे आपके पास, सपोज करो ये है इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव कर रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर रहा था, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा हमारे पास जो जनरल मेरे को मिलना चाहिए। ओके देखो दिस इज N2 कंसंट्रेशन ग्रेडियंट N2 N1, ठीक। ओके तो यहां पे अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर यहां मूव कर रहा है तो जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, आई डिफ्यूजन। अब अगर मैं इसको अपना बेसिक लेके चलता हूं तो जे डिफ्यूजन आई डिवाइडेड बाय ए, जे डिफ्यूजन इज इक्वल टू क्यू डी एन डी एन डी एन बाई डी एक्स। अब देखो जब ये वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू क्या होती है आपके पास, डेफिनेटली नेगेटिव होती है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपके पास, नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो क्या मिल गया आपको, पॉजिटिव। अब जे डिफ्यूजन का डायरेक्शन पॉजिटिव है क्योंकि आपने जो डायरेक्शन लिया था, क्योंकि हमने ये था इलेक्ट्रॉन यहां फ्लो कर रहे हैं तो करंट यहां फ्लो कर रहा होगा, ये डायरेक्शन माना है तो हमने इसको कंसिडर कर लिया। इसके बाद सपोज करो अगर आपके पास होल्स होते, अगर आपके पास होल्स होते, सो दिस वाज योर P2, दिस इज योर P1, इलेक्ट्रॉन जो है अब आपके पास होल्स हैं तो होल्स यहां पे मूव कर रहे हैं, तो जो करंट है वो क्या होता है, होल्स के डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन लिया है वो ये लिया है, दिस इज आई डिफ्यूजन इन केस ऑफ होल्स। तो देखो जब आप यहाँ पे जे डिफ्यूजन निकालोगे दैट इज इक्वल टू क्यू डीपी डीपी बाय डी एक्स। अब देखो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है आपके पास, दिस वैल्यू इज बेसिकली नेगेटिव, क्योंकि देखो कंसंट्रेशन क्या हो रही है यहाँ पे, कम हो रही है। अगर dp बाई डी एक्स की बात करोगे, dp बाई डी एक्स या dn बाई डी एक्स की, दैट इज इक्वल टू P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय सपोज करो x1 x2, ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज P1 माइनस P2 एंड x1 माइनस x2। तो ये तो पॉजिटिव है क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये वैल्यू मिली मेरे को क्या मिली, नेगेटिव। तो dp बाई डी एक्स या जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो हमेशा क्या रहता है मेरा, नेगेटिव रहता है। तो ये वाला पार्ट मेरा नेगेटिव हो गया, लेकिन चार्ज ऑन होल्स क्या रहता है हमारे पास, पॉजिटिव। अब देखो मैंने ये डायरेक्शन माना है, तो ये जो डायरेक्शन है मेरा होल्स के डायरेक्शन में था, अब ये जो करंट है मेरा ये पॉजिटिव आना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू को मैं नेगेटिव ले लेता हूं तो ओवरऑल वैल्यू जो है मेरे पास नेगेटिव आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक माइनस साइन अपनी मर्जी से ऐड कर दिया ताकि मेरा जो करंट है वो इसी डायरेक्शन में रहे जिस डायरेक्शन में होल फ्लो कर रहे थे। मतलब
हम जो करंट निकाल रहे हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि अच्छा इलेक्ट्रॉन है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, होल है तो उसके डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। तो ये हमने दो डायरेक्शन किसके हिसाब से कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे थे, होल किस हिसाब से मूव कर रहे थे। इसके अलावा अगर आप कोई डायरेक्शन लेते हो तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंगली लगा सकते हो। तो रेफरेंस जो होगा हमारा अकॉर्डिंगली इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नारायण सर और प्रिया क्या बोलते हैं, कौर मैम? ठीक, ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आज एक दो क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है, इसके अलावा एक चीज है जिसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन रिलेशनशिप। एक चीज है जिसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन रिलेशनशिप, वो एज इट इज है। ये आपको देता है, ये आपको बेसिकली प्रोवाइड करता है कि डी एन म्यू एन जो होगा वो हमेशा वी टी के बराबर होगा। जस्ट अ मिनट। दिस इज इक्वल टू, ओके सॉरी, दिस इज इक्वल टू डिफ्यूजन कांस्टेंट, डिफ्यूजन कांस्टेंट और मोबिलिटी का जो रेशियो होता है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, dp बाय म्यू p इज इक्वल टू vt। दिस इज डिफ्यूजन कांस्टेंट, डिफ्यूजन कांस्टेंट divided by mobility, mobility, and this Vt is basically जैसे थर्मल एनर्जी थी वैसे ही हमारे पास आया थर्मल वोल्टेज, एंड दिस Vt इज इक्वल टू सेम kT बाई Q। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, Q चार्ज है, बट अब जो हम वैल्यू लेंगे वो वोल्ट्स के हिसाब से लेंगे, एंड T इज टेम्परेचर। तो Vt की वैल्यू भी आपके पास सेम ही होती है, T डिवाइडेड बाय 11,600, एंड टेम्परेचर इज इन केल्विन, टेम्परेचर इज इन केल्विन। ये हमारे पास आइंस्टाइन रिलेशनशिप होता है। ठीक, ओके, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, अभी इसके अलावा टाइम के हिसाब से देखो, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। जैसे कि आपको दे रखा था at t is equal to 300 Kelvin, at t is equal to 300 Kelvin, mobility of holes is equal to 500 centimeter square volt second, and kT by Q is equal to 26 millivolts. The whole diffusion constant, the whole diffusion constant dp इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो इसको।
सर ईवी और वी यूनिट में डिफरेंस क्या होगा? एक मिनट सर, x2 माइनस x1 आएगा या x1 माइनस x2 डिनोमिनेटर में? यार ओके, एक एक करके देखते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर था, ठीक है, ये P2 है, ये P1 है, ये x2 है, ये x1 है, या फिर मैं इसको ऐसे ले सकता हूं P1 P2 x1 x2। दोनों ही केसेस में अगर आप dp बाय dx निकालते हैं तो इस केस में देखो फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, तो आपके पास P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। इस केस के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये जो चीज होती है ये डिपेंड करते हैं कि आप किस चीज को इनिशियल और किस चीज को फाइनल ले रहे हो इस केस में, ठीक है। और कंसंट्रेशन के ऊपर भी है क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन है कंपैरेटिवली क्या है, कम है एज कंपेयर टू P1, डिस्टेंस ज्यादा है आपके पास। अगर आप उल्टा लोगे तभी भी आपके पास जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। हाँ जी रविशंकर बताइए, ऐसे ऑन किया क्या? हाँ रवि बोलो, कुछ नहीं। ओके, इलेक्ट्रोवोल्ट और वोल्ट में डिफरेंस क्या होगा? मैम इलेक्ट्रोवोल्ट जो है वो एनर्जी की यूनिट है, वो एनर्जी की यूनिट है, और वी जो है वो वोल्टेज की यूनिट है हमारे पास। ऐसे ही हो गया, ओके कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोवोल्ट और ये दोनों के अंदर फर्क है, एक एनर्जी के लिए है और एक वोल्टेज के लिए है, कि जो आपके पास वोल्टेज मिलेगी। एनर्जी और वोल्टेज, इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो हमेशा सेम होती हैं। थर्मल एनर्जी और थर्मल वोल्टेज, इनकी जो वैल्यूज होंगी वो हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगी, लेकिन उनकी जो मीनिंग्स होंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे। इसको आप एनर्जी के टर्म्स में निकालते हो और इसको आप वोल्टेज के टर्म्स में निकालते हो। क्लियर है शायद मैम? ओके अच्छा, ये था हमारे पास, ठीक है। अब इस केस में क्या था, देखो इस केस में क्या करना था आपको, KT बाई क्यू दे रखा है, और देखो उसने आगे यूनिट भी दे रखी है आपको कि KT बाई क्यू इज इक्वल टू 26 मिली वोल्ट। दैट इज बेसिकली, अब ये किसकी बात कर रहा है? VT की बात कर रहा है। और दूसरी चीज आपके पास क्या आ गया कि D डिवाइडेड बाय म्यू इज इक्वल टू VT। आपको निकालना था, DP निकालना था, दैट इज इक्वल टू म्यू डॉट VT, दैट इज म्यू, म्यू वाज गिवन एज, mu is given as 500 centimeter square volt second multiply by VT, that is equal to 26 into 10 raised to power minus 3 volts। वोल्ट से वोल्ट्स कैंसिल हो गया आपके पास, तो देखो जो भी आपका मल्टीप्लाई करके आने वाला है, ठीक है, तो इसको 25 ले लो अप्रोक्सीमेटली, जब करते हैं 25 25 600 25 2 5 10 11 12 125 और 2 0, दैट इज इक्वल टू 1.25, 3 है ना, 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्ट जो है वो 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 13 आ जाएगा तुम्हारे पास, 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 आ जाएगा। ये क्लियर है? ये क्लियर था सभी को? ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। इसके अंदर आपको दे रखा है कि एक सिलिकॉन बार है, क्वेश्चन है एक सिलिकॉन बार है, उसके अंदर आपने एनडी की जो डोपिंग की थी दैट इज बेसिकली इक्वल टू 2.25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 15 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन जो है दैट वाज बेसिकली 1.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब। और उसके बाद दे रखा है कि अज्यूमिंग कंप्लीट impurity ionization, assuming complete impurity ionization, ठीक, the equilibrium electron and hole concentration ये क्वेश्चन तो शायद हमने करा था ना कल, ये क्वेश्चन तो शायद हमने किया था ना, ये क्वेश्चन कल किया था ना हम लोगों ने, कोई भी ये क्वेश्चन किया था ना हम लोगों ने। ओके अब देखो इसी क्वेश्चन के अंदर देखो, जैसे इस साल, ठीक है, जब अगर किया था, अगर इस साल आपका ये नहीं आता है, जैसे आपको सपोज करो ये जो है क्वेश्चन जो है अभी क्या लिखा होता, कंप्लीट इंप्योरिटी आयोनाइजेशन, इसका मतलब कोई बताएगा? कंप्लीट इंप्योरिटी आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? कंप्लीट इंप्योरिटी आयोनाइजेशन का मतलब क्या होगा यहाँ पे? कंप्लीट इंप्योरिटी आयोनाइजेशन का मतलब क्या है?
कंप्लीट इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन का मतलब कोई बताएगा? सर जैसे हमने फास्फोरस की इम्प्योरिटी डाली है, उसकी डोपिंग की है हमने, हम्म। तो जो भी उसका 5th इलेक्ट्रॉन हो गया, जितने भी हमने फास्फोरस ऐड किए हैं वो सारों की उतनी एनर्जी मिल गई है और वो सारे कंडक्शन बैंड में चले गए हैं हाँ जी, शायद। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी फास्फोरस एटम्स थे, जितने भी आपके फास्फोरस एटम्स थे, वो सारे के सारे अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली डोनेट कर चुके हैं, वो सारे के सारे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुके हैं। और इसी केस में आपका जो एन था वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर था? एनडी के बराबर था। अब इस केस में आपके पास कंप्लीट आयनाइजेशन ना आके अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला जाता है 95%, तो इसका मतलब क्या करोगे आप? एनडी एग्जैक्ट कंप्लीट नहीं लोगे, इसकी क्या करोगे? अगर उस टाइम पे आपका जो एन था वो एनडी के बराबर था, लेकिन अब आपका अगर कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हुआ, उसने आपको क्वेश्चन में दे दिया कि आपका जो आयनाइजेशन था वो 95% हुआ है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे? जो एन की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? 95% ऑफ एनडी के बराबर। और बाकी चीजें सेम रहेंगी कि जो पी होगा दैट इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन डी, वो तो सेम रहेगा, लेकिन एन की वैल्यू जो है, तो ये जरूर ध्यान रखना कि कंप्लीट आयनाइजेशन बोला गया है या फिर, क्योंकि अब तक कंप्लीट आयनाइजेशन आ रहा था बट आगे जब एग्जाम है तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, तो मे बी कंप्लीट आयनाइजेशन का मतलब कि हाँ फॉस्फोरस एटम अपना 5th इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है। 95% का मतलब कि जो टोटल अपने फॉस्फोरस एटम की इंप्योरिटीज ऐड की थी उसके अंदर से केवल 95 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक सपोज करो अगर 100 फास्फोरस एटम्स थे तो उसमें से केवल 95 फास्फोरस एटम्स है जिन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 95% ऑफ एनडी। ठीक, क्लियर है ये वाला? ये फंडा क्लियर है सभी को? ये फंडा क्लियर है सभी को? ओके। एक क्वेश्चन है आपके पास, ये दे रखा है क्वेश्चन 1.5। दिस इज Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, KT by Q is equal to 25 millivolts, एंड आपको दे रखा है म्यू एन इज बेसिकली इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, और आपसे पूछा गया है कि if concentration gradient of electron injected into a p-type silicon sample is 1 into 10 raised to power 21 centimeter raised to power 4, the magnitude of electron diffusion current density in ampere per centimeter square। ट्राई करो उसको। किसी का आंसर आया? किसी का भी आंसर आया? क्वेश्चन समझ में आया किसी को? 2 मिनट करो, अदरवाइज मैं सॉल्व करता हूँ उसको।
बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर। 4000 आएगा डेफिनेटली, क्योंकि देखो सिंपल सी कहानी क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन जो आपको दे रखा है उसमें क्यू दे रखा है, वी टी इज इक्वल टू 25 मिली वोल्ट दे रखा है आपको, म्यू एन दे रखा है, द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड इन अ पी टाइप सिलिकॉन सैंपल। इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा क्या था, पी टाइप था। तो इसका मतलब इसमें जो मेजॉरिटी में थे वो क्या थे, होल्स थे, होल्स मेजॉरिटी में थे, और इलेक्ट्रॉन जो थे वो माइनॉरिटी के अंदर थे, इलेक्ट्रॉन जो थे वो माइनॉरिटी के अंदर थे। उसके बाद उसने क्या कहा कि द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड, इंजेक्टेड का मतलब क्या हो गया, यहां से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड किए गए इस पर्टिकुलर जगह से। और उसने कहा कि उसने डायरेक्ट आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दे रखा है, इसका मतलब जहां से आप इंजेक्ट करोगे वहां पे जो कंसंट्रेशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो कंपैरेटिवली क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, और अंदर जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, कंपैरेटिवली कम होगा। तो इसका मतलब एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया हमारे पास। बिल्कुल सही आदर्श। अगर हमारा जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया तो इसके जो करंट फ्लो करेगा दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी डिफ्यूजन करंट। तो जो जे डिफ्यूजन अपने को मिलेगा दैट इज इक्वल टू डी एन डॉट क्यू डॉट डी एन बाय डी एक्स। अब डी एन बाई डी एक्स की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है, डी एन बाई डी एक्स की वैल्यू ये रहा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज 1 × 10⁻⁴, क्योंकि देखो ये जो वैल्यू होती है पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है, और ये क्या है, चेंज इन डिस्टेंस दैट इज सेंटीमीटर। तो ओवरऑल क्या हो गया तुम्हारे पास सेंटीमीटर की पावर 4। तो ये आपको डायरेक्ट दे रखा था। उसके अलावा Q आपको पता ही है 1.6। अब dn जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि dn कैन बी रिटन एज म्यू एन डॉट वीटी। तो जे डिफ्यूजन कैन बी रिटन एज म्यू एन डॉट वीटी डॉट क्यू डॉट डी एन बाय डी एक्स। सो इट कैन बी रिटन एज म्यू एन गिवन था अपने को शायद 300, म्यू एन इज बेसिकली 1000 into 25 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 into 10 raised to power 21, so this comes to be 4000। सिंपल, ठीक, ओके। अब एक क्वेश्चन था आपके पास, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये यहां तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी और को, ओके। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक सिलिकॉन है आपके पास, आपके पास सिलिकॉन था, उसकी डोपिंग की गई डोनर टाइप से, डोनर टाइप इम्प्योरिटीज दैट इज 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब, डोनर टाइप इम्प्योरिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी म्यू एन दैट इज इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, एंड होल मोबिलिटी इज इक्वल टू 400 सेम यूनिट रिस्पेक्टिवली। अज्यूम कंप्लीट आयनाइजेशन, और Q जो आपको दे रखा है दैट इज बेसिकली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दे रखा है। उसने पूछा है कि ये जो सिलिकॉन सैंपल है जिसके अंदर आप ये सब ऐड कर रहे हो, इसके अंदर रजिस्टिविटी क्या रहेगी इन ओम सेंटीमीटर, रजिस्टिविटी की वैल्यू क्या रहेगी इन केस ऑफ ओम सेंटीमीटर। देखो क्या आता है, ट्राई करो इसको एक बार। कोई भी क्या आंसर आया इसके अंदर, देखो
कंडक्टिविटी क्या होती है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू n डॉट क्यू डॉट म्यू एन, ठीक है। और ये जब ये क्या है हमारे पास, डोनर टाइप इम्प्योरिटीज, मतलब कि क्या बन गया हमारे पास, एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसका मतलब कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन डी डॉट क्यू डॉट म्यू एन। और रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा, सो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एन डी डॉट क्यू डॉट म्यू एन। आपको सारी वैल्यूज दे रखी है, आपको दे रखा है एन डी दे रखा है 1 अपॉन 10⁻16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−16 -19 इंटू म्यू एन। अब देखो इसके अंदर से ना ये जो वैल्यू है ये अननेसेसरी है, इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। आप इसको यूज करोगे नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आप निकाल रहे हो रेजिस्टिविटी वो बिकॉज किसके लिए निकाल रहे हो, केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से निकाल रहे हो। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1200। अगर आप चाहते कि जो कंबाइंड होता आपके पास कंबाइंड कंडक्टिविटी होती दैट इज इक्वल टू एन डी डॉट क्यू डॉट म्यू एन प्लस एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन डी डॉट क्यू डॉट म्यू पी। अब आपको सिलिकॉन दे रखा था, आप चाहते तो Ni की वैल्यू को ले सकते थे, ये आपको याद कर लो 1.5 इंटू 10 की पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब। पर जो आंसर है उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता एन टाइप, ठीक है। उसमें कोई बहुत ज्यादा आप ये निकालते और 1 बाई सिग्मा करके रजिस्टिविटी की वैल्यू निकाल देते, बट उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। ये जो वैल्यू होगी ये बहुत स्मॉल होगी, बहुत स्मॉल होगी, चाहे तो आप निकाल के देख सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट काइंड ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, सिंपल, कर सकते हैं इसको, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको दे रखा है, आपको दे रखा है कि एक डीसी वोल्टेज है, एक डीसी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट is applied across n type, applied across n type silicon, n type silicon bar having a rectangular cross section, rectangular cross section, क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब वो रेक्टेंगुलर बार टाइप है, एंड लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर, उसकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। तो इसका मतलब फिगर बना देते हैं अपन कि ये है आपके पास एन टाइप सिलिकन, दिस लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 10 वोल्ट्स, ओके। अब उसके अंदर आपको दे रखा है कि डोनर टाइप इंप्योरिटी, डोनर टाइप इंप्योरिटी ND that is equal to 10 की पावर 16 per centimeter cube and mu n that is equal to 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अदर, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ द बार, अदर एंड ऑफ बार। और टाइम की वैल्यू आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लो, चलो ठीक है। एवरेज टाइम बताना है आपको, ट्राई करो इसको, ट्राई करो।
0.625। ओके, कैसे किया मैम? क्योंकि आंसर थोड़ा सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के चक्कर से किया बट पता लग गया गलत है। ओके ठीक है सर, तरीका सही था, आंसर गलत आया। देखो सर ने बिल्कुल सही किया था। अब इसमें कहानी क्या है? इसमें कहानी क्या है कि आपके पास 10 वोल्ट है, 1 सेंटीमीटर का ये बार है। इस बार के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ई क्या होता था हमारे पास, ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। बट यहाँ पे आपका जो वोल्टेज है थ्रू आउट क्या रहने वाली है, सेम ही रहेगी। आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे आपको सेम मिलेगी इसके अंदर, क्योंकि क्या है, मटेरियल इसका थ्रू आउट सेम है। तो ई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 10 डिवाइड की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 10 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर, फर्स्ट केस। ठीक है, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब आपको निकालोगे इसके अंदर, जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो जाएगा आपके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू डॉट ई, म्यू एन डॉट ई। म्यू की वैल्यू अपने को दे रखी है 1000 इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली 10, सो दैट इज इक्वल टू 4, 10 raised to power 4। ठीक है, वीडी, यस मैम 100, बिल्कुल सही। और वीडी वेलोसिटी जो होती है हमारे पास दैट इज बेसिकली इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, एक एंड से दूसरे एंड के बीच में 1 सेंटीमीटर, और वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 10 raised to power 4। ठीक है, और ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी, आएगी हमारे पास सेकंड्स के अंदर। अगर हम इसको माइक्रोस में निकालते हैं तो 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 raised to power 4 माइक्रो सेकेंड्स, दैट इज इक्वल टू 100 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज ये थी कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी चीज ये थी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, उसके बारे में एक फंडा था कि हाँ भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी हमारे पास वो थ्रू आउट जो रहेगी वो सेम रहेगी। कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे वो आपको क्या मिलने वाली है, सेम मिलने वाली है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहां से ना एक चीज और निकल के आती है हमारे पास कि सपोज करो आपके पास ना इस तरीके से एक वो था, मटेरियल था, ठीक है, सेमीकंडक्टर था, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सपोज करो एक वोल्टेज लगा देते हो, दिस इज 1 वोल्ट, दिस इज बेसिकली ग्राउंड। ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करना चाह रहे हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड दिस वैल्यू इज बेसिकली सपोज करो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर कि लाइक ये डिस्टेंस जो है आपके पास हाफ है, ठीक है, डिस्टेंस हाफ है। इसका मतलब अगर ये मटेरियल सेम है तो ये सपोज करो मैं इसको रेजिस्टेंस R1 मान लेता हूँ, इसको सपोज करो रेजिस्टेंस R2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस होंगी R1 और R2 ये सेम होंगी कि डिफरेंट होंगी, जो रेजिस्टेंस R1 और R2 होगी, ये जो रेजिस्टेंस होंगी वो सेम होंगी कि डिफरेंट होंगी हमारे पास, ये जो रेजिस्टेंस होगी R1 और R2, ये जो रेजिस्टेंसेस हैं ये दोनों सेम होंगी कि डिफरेंट होंगी, R1 और R2। अगर मैं सपोज करो इस मटेरियल को दो रेजिस्टेंस में डिवाइड कर देता हूं तो जो R1 और R2 होगा वो मेरे पास सेम होगा कि डिफरेंट होगा, सेम होगा। इसका मतलब जो वोल्टेज यहां पे होगी वही वोल्टेज आपके पास यहां पे होगी। अगर मेरा जो मटेरियल है वो सेम टाइप के सेमीकंडक्टर से बना है तो जितने एटम्स यहाँ पे प्लेस्ड होंगे उतने ही एटम यहाँ पे प्लेस्ड होंगे और सेम कॉन्फ़िगरेशन में होंगे, तो इसका मतलब हाफ की जो रेजिस्टेंस है वो दोनों की बराबर होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो होगी आपके पास वोल्टेज क्या रहेगी, इतने पार्ट में सेम रहेगी। और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये दोनों के अंदर सेम है। तो अगर आप देखोगे तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, और अगर यहां से भी निकालते हो वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, ये भी क्या मिलेगा आपको,
सेम मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस पार्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस पार्ट इज सेम। इवन दो अगर आप जैसे सपोज करो इसको इस तरीके से करोगे, दिस इज लाइक सपोज करो रेजिस्टेंस पूरा R था, तो ये जो रेजिस्टेंस थी ये R/2 थी। अगर ऐसे ही अगर आप 1/4 लेते हो, 1/4 लेते हो, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी आपके पास, R/4 हो जाएगी, ठीक है। और डिस्टेंस भी कितना है आपके पास, हाफ है, तो वोल्टेज भी अकॉर्डिंगली ड्रॉप होगी इसके अक्रॉस, तो भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी। तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई यूनिफॉर्मली डोप सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर आपको, अगर आप सेंटीमीटर लाइक डिस्टेंस है ये आपके पास, ठीक है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट कर रहे हो, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थ्रू आउट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, एक्सेप्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपका डिस्टेंस है वो क्या है, 0, और वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस दैट इज 0, दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। इसका मतलब बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपका एज है, जो एज होगा स्टार्टिंग वाला, उसके ऊपर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिफाइन नहीं होगी, अदरवाइज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड is constant throughout in case of uniform doped semiconductor, एंड इट इज बेसिकली इस एक पॉइंट है, बेसिकली जो डिसकंटिन्यूटी है ना वो सिंगल एक पॉइंट पे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझको नहीं पता है कि क्या होगा, बाकी यहाँ मेरे को कहीं पे भी निकालना होगा मैं बता सकता हूँ। थ्रू आउट जो है अंदर सिस्टम के अंदर हमेशा क्या होगा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखोगे, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो डिस्टेंस से डिपेंड नहीं करेगी और वो थ्रू आउट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इस कंसेप्ट में किसी को कोई दिक्कत, नो सर, ओके। तो 2 मिनट रह गए, एक बार रिपीट कर दो। ओके, मैंने ये कहा था कि आपके पास सपोज करो एक सपोज करो ये है हमारे पास, ओके, यहाँ पे हम लगा रहे हैं 1 वोल्ट, यहाँ पे हम 1 लगा रहे हैं, यहाँ ग्राउंड है। अब सपोज करो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 1 सेंटीमीटर, ओके। अब सपोज करो अगर ये हाफ में डिवाइड कर दिया मैंने इसको, और इसको भी मैंने हाफ में डिवाइड कर दिया, अगर ये जो रेजिस्टेंस है ये मेरे पास क्या है, R/2, ये रेजिस्टेंस क्या है, R/2, इसका मतलब इस पर्टिकुलर ये जो वोल्टेज मिलेगी मेरे को इस पर्टिकुलर पार्ट में, दैट इज बेसिकली V/2, दैट इज 1/2, और ये डिस्टेंस है मेरे पास, ये भी क्या है 1/2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पार्ट में कितना हो गया, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक। अगर मैं इसको इस तरीके से इस पार्ट में डिवाइड करता हूं, तो ये जो डिस्टेंस है सपोज करो लाइक ये स्टार्टिंग में ये मैं ले लेता हूं R/4, और ये जो हो गया मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 3R/4, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये भी क्या है आपके पास, अगर ये आपके पास 1/4 डिस्टेंस है तो ये भी क्या है 3/4 है। इसका मतलब कि जो रजिस्टर जब आप वोल्टेज निकालोगे, जैसे 1 वोल्ट है, इसका 3/4 जो होगा वो यहाँ पे ड्रॉप होगा, इसका मतलब यहाँ जो वोल्टेज मिलेगी आपको 3/4 वोल्ट्स मिलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी आपके पास, 3/4 डिवाइडेड बाई 3/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी आपको कांस्टेंट मिलेगी। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करोगे, ये पॉइंट जो है इस पॉइंट की बात करोगे, तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है आपका, ऑलमोस्ट क्या है 0 है, तो इसका मतलब एज के ऊपर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूं। ये मेरे को पता है कि हाँ इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे क्या है, हर जगह बता पाऊंगा, बट इसमें नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है मेरा वो अप्रोक्सीमेटली एक्स टेंड्स टू 0, तो वहां पे मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या हो गया, अनडिफाइंड है।